दौरान किसी न किसी एक शख्सियत, जो बड़ी शख्सियत होती है, उसके साथ हम एक विशेष साक्षात्कार उनसे रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, उनके बारे में, देश के बारे में उनकी क्या सोच है, ये हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बिल्कुल जानी मानी हस्ती, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व का लगभग एक अच्छी लोकप्रियता जिन्होंने हासिल की, महाभारत के युधिष्ठिर, जिन्होंने धर्म का ध्वज का एक पताका फहराने की बीड़ा और उस रोल को, उस अभिनय को उन्होंने एक बारीकी से, इतनी बारीकी से निभाया कि वाकई में उस समय का युधिष्ठिर का पूरा स्वरूप हम लोगों को टीवी पे देखने को मिलता था। महाभारत जब चलता था तो लोकसभा के अधिवेशन के सत्र रुक जाया करते थे। ये ऐसे ऐसे दिन, ऐसे ऐसे समय हुआ था। वो लोकप्रियता हासिल करने वाले, युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले, एक लोगों की ज़ुबान पे युधिष्ठिर की छाप छोड़ने वाले, युधिष्ठिर का स्वरूप लाने वाले, और इस समय जो हमारे साथ बैठे हुए हैं युधिष्ठिर, लेकिन हम इनको गजेंद्र चौहान जी, इनका नाम है पूरी तरीके से, महाभारत में इन्होंने रोल की। महाभारत से एक अपनी ज़िंदगी का नया मोड़ जीने वाले गजेंद्र चौहान जी और उस टीवी सीरियल के युधिष्ठिर हमारे साथ बैठे हुए हैं। महाभारत जब ये थे तो महाभारत हुआ, पहले महाभारत हुआ युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर के कारण महाभारत शुरू हुआ। हालांकि उसमें सबका रोल रहा, वो चाहे दुर्योधन का हो, चाहे किसी का हो, चाहे धृतराष्ट्र का हो। एक महाभारत हुआ। दूसरा महाभारत टीवी पे अगर युधिष्ठिर नहीं होते तो टीवी सीरियल पे महाभारत का बनना मुश्किल था। तीसरी बात, जब गजेंद्र चौहान जी को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का चेयरमैनशिप दिया गया तो भी एक राजनीतिक महाभारत छिड़ा था दिल्ली में, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ, फिल्म इंडस्ट्री से लेके पॉलिटिकल लीडरशिप तक। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए इनको वाकई में चेयरमैनशिप दी। और उस चेयरमैनशिप के दौरान जो महाभारत चला, उस महाभारत का अनुभव इनके पास कैसा रहा, उन्होंने क्या अनुभव किया, और उसके बाद उस कुर्सी को संभालने के बाद, उस बोर्ड पे चेयरमैनशिप की कुर्सी पे बैठने के बाद वहाँ पे क्या तब्दीलियाँ हुई, क्या बदलाव आए, और उस महाभारत की वजह से जो कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने आपके समर्थन में किया, उसका कुछ पॉजिटिव नेगेटिव क्या असर रहा आपके? सबसे पहले तो मैं मेट्रो मुंबई के तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और चतुर्वेदी साहब, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है। आपने महाभारत की चर्चा की, उसके पश्चात दूसरी महाभारत एफटीआई में जब चेयरमैनशिप मिली उसकी चर्चा की। देखिए, ऐसा है, महाभारत का जो रोल था वो बड़े सौभाग्य से मिला। मैं आभार प्रकट करता हूँ बीआर फिल्म्स का, चोपड़ा साहब का, और विशेष तौर पे राही साहब का और रवि चोपड़ा साहब का। उन्होंने वो रोल मुझे टेलीविज़न के पर्दे पर निभाने के लिए बहुत मदद की, बहुत इंस्ट्रक्शंस दी, बहुत निर्देश दिए। उनके द्वारा जो मुझे सहायता हुई और मैं उस रोल को बखूबी निभा पाया, जो लोगों के दिल और दिमाग पे आज तक याद है। रही बात मेरे अपने पर्सनल कैरियर की, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को एक ही जीवन काल में 3 प्रोफेशन अपनाने का अवसर मिला है। सबसे पहले मैं पैरामेडिकल में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, वहाँ जॉब भी करता था। उसके पश्चात मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आया, फ़िल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बना। उसके अलावा मैंने बहुत सारे तमाम सीरियल किए हैं हर तरह के, जिसमें अलग अलग रोल किए हैं, फिल्में भी की हैं। सौभाग्य दुर्भाग्य कुछ इस तरह की फ़िल्में बहुत ज़्यादा चली नहीं, और जो चली वो बहुत नोटिस नहीं हुई लोगों के दिमाग में मेरा रोल। टीवी का माध्यम ऐसा रहा जो मेरे लिए बहुत ही सोने पे सुहागा कहते हैं, तो लकी रहा, और मुझे बहुत सारे रोल करने का अवसर मिला। उसी दौरान मुझे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का अवसर भी मिला। एक विचारधारा जो मेरी अपनी भी थी वो मैंने इस पार्टी में भी पाई, और बड़ी खुशी हुई इस वक्त जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ कैडर बेस्ड सिस्टम है कि आपको आपके काम के आधार पे आंका जाता है। जब एफटीआई की चेयरमैनशिप मुझे मिली, सरकार ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, तो मुझे काफ़ी वर्ष हो चुके थे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हुए, और उन्होंने बहुत सोच समझ के कि ऐसा व्यक्ति उनको चाहिए जो अपना समय दे सके और अपनी एनर्जी दे सके,
क्योंकि जब मैंने FTI ज्वाइन किया तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। कुछ लोगों को तकलीफ़ भी हुई, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि एक नॉन FTI स्टूडेंट जो बाहर कभी वहाँ पढ़ा नहीं है, उसके अलावा उसका बॉडी ऑफ वर्क एज दे से वो लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा नहीं है। कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी कला छोटी बड़ी नहीं होती। और अच्छी और फिल्में हर कलाकार ने अपने जीवन में की हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हो, चाहे परेश रावल साहब हो, या कोई भी हो। आपके जीवन काल में उतार चढ़ाव आते हैं। मुझे टीवी बहुत स्ट्रांगली मिला और टीवी में मैंने बहुत सारे सीरियल किए हैं। शायद ये सब चीज़ों को देख के सरकार ने एक जिम्मेदारी मुझे दी। कहीं कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत फेवर किया गया, कोई फेवरिज्म नहीं था, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, हमने काम किया है। तो जब एक परिवार में आप होते हैं तो परिवार के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसी दौरान मुझे भी ये जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जब मैं FTI की पहली मीटिंग में गया तो मुझे ये आकलन हुआ कि वहाँ पे बहुत सारा काम पेंडिंग है। जो छात्रों का विरोध था वो वाजिब था। बेसिकली बाहर ये इमेज आ रही थी कि छात्र जो हैं वो बेकार में विरोध कर रहे हैं गजेंद्र चौहान का। लेकिन मैंने ये पाया कि वहाँ के जो छात्र हैं उनका जो पॉइंट था विरोध करने का वो गजेंद्र चौहान के प्रति नहीं था, चेयरमैनशिप के विरोध में नहीं था, बल्कि कई बार मेरी डिबेट में भी ये बात हुई। उनका था कि ये व्यवस्था जो है, अब एक बात बताइए कि 3 साल का कोर्स करने कोई स्टूडेंट आता है और 10 साल तक उसका डिप्लोमा कंप्लीट ना हो तो एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही, आप हों या मैं हूं। तो उन छात्रों के अंदर मैंने देखा कि 2007, 2008, 2009 के बच्चे जो हैं, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था। एक वहाँ बैठे हुए, नहीं ये क्या हो गया, एक मजबूरी होगी कि आप यहाँ से जा भी नहीं सकते और यहाँ रुक भी नहीं सकते। आपका डिप्लोमा आपको कंप्लीट करके नहीं मिला तो आप जाएंगे कहाँ, लोगों को दिखाएंगे क्या कि आपने FTI क्या किया। कुछ वहाँ पे कमियाँ थी कि जो टीचिंग स्टाफ है वो बहुत कम था, तो क्लासेस जो है वो भरपूर नहीं हो पाती थी। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लैप्सेस से जो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट को मिलनी चाहिए अपना डिप्लोमा करने के लिए, उसमें कमियाँ थी। तो मैंने ये सारा स्टडी किया मैंने अपनी। और दूसरा क्या है कि एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट जो इतने सालों से बैठे हुए हैं, जो वहाँ से डिप्लोमा करके जाना चाहते हैं, उनके बीच एक तनाव की स्थिति थी कि स्टूडेंट ये चाहते थे कि हमारी डिप्लोमा कंप्लीट हो, लेकिन वहाँ स्टाफ कम है, एडमिनिस्ट्रेशन गैप्स है। तो ये सारा माहौल एक तनातनी का माहौल हुआ था, जिससे क्या हो रहा था, कुछ नहीं होता तो रिवोल्ट होता है। फिर मैंने कहा इसको दूर करने का रास्ता ये है कि हम चीज़ों को लाइन अप करें, प्रायोरिटीज़ दें, पहले क्या काम करें। बिलीव मी 15 साल से करीब करीब वहाँ पे सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। अब एक बात बताइए, जो हम लोग फिल्म शूट करते हैं, कोडक कंपनी हुआ करती थी, वो कंपनी बंद हो गई, फिल्म वहाँ से आती नहीं है, डिजिटलाइजेशन आपने किया नहीं है, तो आप फिल्म बनाएंगे कैसे? जब टेक्निक डेवलप हो रहा है तो सिस्टम। अब क्या हो गया, कुछ स्टूडेंट्स का विरोध ये था कि हम उसी पे शूट करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा भाई जब फिल्मी मार्केट में नहीं है, तो कैसे कर सकते, लैब्स नहीं है, तो आप फिल्म करेंगे कैसे? तो उसको हमने बड़ा स्ट्रांगली ये डिसीजन लिया कि इसको डिजिटलाइजेशन कम्प्लीटली कर देना चाहिए। ये पहला हमारा स्टेप सक्सेस हुआ। उसके बाद वहाँ पे जो सिलेबस था वो बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ था। हमने एक टीम वर्क बनाई, जैसे वाइस चांसलर मुंबई यूनिवर्सिटी, IIM डायरेक्टर अहमदाबाद से पंकज चंद्रा जी, पवन मानवी साहब हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर KG सुरेश दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन एकेडमिशियंस को कांटेक्ट किया, इनकी एक मीटिंग की, उनसे मिलके, और हमारे वाइस चेयरमैन जो थे BP सिंह साहब, और वहाँ के HODs की एक टीम बना के हमने सिलेबस पे काम किया और उसको टाइम बाउंड किया कि हमको नेक्स्ट कोर्स होगा 1 अगस्त 2016 से शुरू, उससे पहले हमको ये कंप्लीट करना है और इसको हमको एकेडमिक काउंसिल और गवर्निंग काउंसिल में पास करके फिर लागू करना है। उसमें हम लोगों ने 4 महीने बहुत कड़ी मेहनत की, उसको तैयार किया और इन एकेडमिशियंस की नज़र में रखते हुए उसको हमने कंप्लीट किया और उसको पास करवाया। उसके अलावा यहाँ पे क्या था कि ईयरली होता था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, हमने उसको सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट किया। हर 6 महीने में आंकलन होगा कि ये स्टूडेंट कैसा है, स्टूडेंट टीचर्स का आंकलन करेंगे, टीचर्स जो है स्टूडेंट का, 2 वे ट्रैफिक बनाया इसको। फिर उसके अलावा कुछ हमने निर्देश जारी किए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स क्लास में आती नहीं थी, नथिंग इंटरेस्टिंग वॉज हैपनिंग, स्टाफ नहीं था, तो अटेंडेंस जो है वो बहुत कम हो जाती थी।
हमने वो स्टैचूज बनाए कि 75% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, जिसकी बदौलत अगर आज आप बदलाव देखेंगे वहाँ पे तो क्लासेस भर के चलती है। फिर उसके बाद हमारे जो स्टाफ की कमी थी उसको दूर कैसे करें, इसके ऊपर हमने चर्चा की और हमने क्या किया फिर उसको कि वॉक इन इंटरव्यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी ऐड देना, फिर दूसरे लोग इंटरव्यू का फिक्स करना, फिर फाइनल सिलेक्शन हो, उसका हमने गवर्निंग काउंसिल में पास किया कि वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगे। हम ऐड देंगे, वॉक इन इंटरव्यूज़ हुए, जो सूटेबल लगा उनको सेलेक्ट करेंगे, उनको जॉब पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम लोग हायर करेंगे। उस तरह से हमने करीब 90 to 95% स्टाफ कंप्लीट किया, जिसकी वजह से क्लासेस रनिंग हो गई। उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी को लेकर रीजनिंग थी। फिर हमने एक बहुत खूबसूरत बात की जो कभी भी वहाँ पे हुआ नहीं। अब एक डायरेक्शन का स्टूडेंट है, वो 3 साल डायरेक्शन सीखता है, उसको कैमरा सीखने की नौबत नहीं आती, उसको एडिटिंग सीखने की नौबत नहीं आती, उसको स्क्रीन पे राइट। एक डायरेक्टर जो डायरेक्शन सीख रहा है एक स्टूडेंट, अगर वो डायरेक्शन ही सीखता रहेगा और उसको राइटिंग का नॉलेज नहीं होगा तो क्या करेगा इंडिपेंडेंटली जब आएगा, उसको एडिटिंग की नॉलेज नहीं होगी तो क्या करेगा। तो हमने क्या किया, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट कंपलसरी किए कि आपको सेकंड सेमेस्टर में 2 अपने मेन सब्जेक्ट के अलावा 2 इलेक्टिव्स और लेने होंगे। तो इस तरह से जो पूरा काम किया गया, स्टूडेंट को धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये सही रास्ते पर जा रहे हैं, हम आगे लाइफ में कहीं डिफिकल्टी जाएंगे तो उसको निकाल सकते। उसके अलावा वहाँ पे स्टूडियोज़ में फैसिलिटीज़ कम थी, रिपेयर नहीं हुए थे बहुत समय से, उनका रिपेयर वर्क कराया है, उनको कंप्लीट कराया है। फिर जो चीज़ें खरीदी जानी चाहिए थी हमने मिनिस्ट्री से बात करके फटाफट वो ख़रीद के वहाँ पे अवेलेबल कराई। उसके अलावा हॉस्टल में जो फैसिलिटीज़ की कमी थी वो पूरी कराई। थोड़ा सा काम मेरे टेन्योर से पहले रह गया है कि मैं चाहता था कि हॉस्टल बनने का कार्यक्रम भी, क्योंकि 50 साल पुराना हॉस्टल की बिल्डिंग है, वो बड़ी जर्जर हालत में है, तो वो काम हो जाए, लेकिन हमने उसको प्रिंसिपली पास करवा दिया है मिनिस्ट्री से। आगे 3 साल में देखिए जो लोग नए आएंगे वो उसको कैसे लागू करते हैं। थोड़ा सा जो सिक्योरिटी की बात आपने बोली थी, सिक्योरिटी को लेकर के उस समय कुछ वर्षों पहले काफ़ी वहाँ पे ऐसा था कि जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ काफ़ी उनका शोषण हुआ करता था। ऐसी काफ़ी खबरें आई, वो FTI को लेकर के काफ़ी न्यूज़ें बनी थी। क्या देखिए, मेरे समय में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन जो सिक्योरिटी थी हमने ये देखा कि उसमें काफ़ी लैप्सेस थे, काफ़ी लेकुनस थे, गैप्स थे। तो हमने क्या किया, एक नई सिक्योरिटी, मैंने हमेशा ये सोचा है कि जब पुलिस में भर्ती होती है तो अगर 100 सीटें हों तो 100 सीटें तो सेलेक्ट हो गए, जो 101 वो किधर जाता है, ही इज़ एज गुड एज 100। तो हमने फिर महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन है मुंबई में, हमने उनको कांटेक्ट किया, वो लोग वहाँ जाके भर्ती हो जाते हैं। फिर हमने उनसे एक सिक्योरिटी का पूरा बंच जो है वहाँ से हायर किया, जिसको इम्प्लीमेंट किया हमने आज FTI में। आज FTI में जो सिक्योरिटी है महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन की है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसके अलावा जो लैप्सेस थे ना, क्या हो रहा था कि अंदर की खबरें बाहर जाना, बाहर की खबरें अंदर आना, फिर उसमें आप समझते हैं कि बवाल कैसे खड़े होते हैं, बात को कैसे फैलाया जाता है, वो सारी चीज़ें कम हुई। फिर हमने ये भी डिसिप्लिन थोड़ा सा किया जो थोड़ा सा आड़े आया हमारे, कि भाई माहौल में जो है वो कोई बदतमीज़ी ना हो, किसी प्रोफेसर के साथ गाली गलौच ना हो। सिलेक्शन में बच्चों को आगे जॉब में भेजने के लिए, सिलेक्शन के लिए, उसमें भी कुछ कास्टिंग का आया था, बातें आई थी, खबरें मीडिया में आई थी। नहीं, वो फ़ीस को लेकर थी। फ़ीस क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ, वो विषय जो है ना, देखिए बातें ऐसी अफवाहें हो जाती हैं। जो फ़ीस का विषय था वो ऐसा था कि 2010 और 2011 में फ़ीस जो है, जो एक्टिंग कोर्स की करीब 2 लाख रुपए थी, उसको रिड्यूस करके 32,000 कर दिया गया था। तो इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियली बहुत लॉस हो रहा था। हमने क्या किया, उसका मापदंड कैलकुलेट किया और हमने चाहा कि अब ये उसी लेवल पे आ जाए, जिसका विरोध हुआ। फिर हमने ये किया कि जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, सबकी फ़ीस जो है 20% हर साल इंक्रीज़ होगी। तो अब जो इस साल से इम्प्लीमेंट हुआ 20% इंक्रीज़ हुआ है। इंस्टेड के स्टूडेंट के ऊपर एक साथ जोर पड़े फाइनेंशियली, उसको हमने कम किया। तो 20% का मार्जिन करके, ये फ़ीस के विषय में था एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं। जी अच्छा, दूसरी बात कुछ लोगों की बातों में नज़र आई, आपने BJP जो ज्वाइन किया, आपके गुरु द्रोणाचार्य पहले BJP में थे, गुरु द्रोणाचार्य क्या नाम है, सुरेंद्र पाल जी, भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र पाल जी ने कभी BJP ज्वाइन नहीं की, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, सुरेंद्र पाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे,
मुकेश खन्ना जी तो रहे, सुरेंद्र पाल जी भी बिल्कुल बीजेपी। अच्छा अच्छा। तो आज वो क्लेम करते हो सकता है उन्होंने अब ज्वाइन कर ली हो, हाँ। लेकिन कभी वो भारतीय जनता पार्टी, मैंने उनको समाजवादी पार्टी के मंच पे भी देखा है, हमने उनको कांग्रेस के मंच पे भी देखा है। अच्छा। हमने दूसरी पार्टियों के जहाँ अच्छा, किसी पार्टी में नहीं रहे, सब पार्टी में रहे हैं। तो गुरु जी कहीं भी जाते नहीं, रहे मेरे हैं। गुरु नहीं है भाई, वो तो एक कहानी में गुरु बना दिया तो कोई मेरे गुरु हो गए। मेरे गुरु बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अच्छा, नहीं मैं चौहान जी, महाभारत के किरदार निभाते समय जो आपने, जब वो बहुत लंबा सीरियल चला, उसमें रोल एक्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। उसमें निभाते समय, काम करते समय कहीं कोई क्राइसिस, कोई अलगाव, झगड़े, विवाद, या किसी का ज़्यादा सपोर्ट, तनाव होते रहे क्या? नहीं, महाभारत पे तो नहीं दिखते, टीवी पे तो नहीं दिखता नहीं। अंदर की बातों में कुछ थोड़ा सा लोगों को अगर जिज्ञासा है तो बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है, महाभारत अपने आप में एक लैंडमार्क है, मेरे भी कैरियर का और बहुत सारे लोगों के कैरियर का। और महाभारत में खूबसूरती ये थी कि मुझे जो रोल दिया गया था वो पांचों भाइयों में सबसे बड़े का था, लेकिन उम्र में मैं पांचों से छोटा था। लेकिन एक जिम्मेदारी की बात, एक रोल को निभाने की बात, जब डायरेक्टर किसी कलाकार को कोई रोल देता है तो कलाकार की जिम्मेदारी होती है उसके पैरामीटर्स बनाए, उसका मापदंड रखे कि मुझे किस सुर में ये रोल प्ले करना है। तो इसमें रवि चोपड़ा साहब ने हमारी बड़ी मदद की, मेरी क्या सभी कलाकारों की मदद की, और उसका ही रिज़ल्ट है कि इतना बड़ा सीरियल सक्सेस हो पाया, बन पाया, लोगों तक पहुंच पाया, लोगों ने उसे मान सम्मान दिया है देश में विदेश में। तो महाभारत के दौरान विवाद तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कौरव और पांडव जो है वहाँ मिल के रहते थे। जो स्क्रीन पे दिखाई देती थी लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई जो है, लड़ाई सिर्फ उस पर्दे पर थी, शूटिंग तक थी। खाने के वक्त जो है खाने के ऊपर लेके लड़ाई होती थी। बाकी बहुत अच्छा माहौल था। और एक मैं तो कहता हूँ इसका पूरा श्रेय जो है वो रवि चोपड़ा साहब को जाता है। रवि चोपड़ा साहब नहीं होते तो शायद महाभारत नहीं बन पाते। अच्छा सब, एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे आपसे कि आज के दौर में कलाकार जो आते हैं, अब धीरे धीरे सब पश्चिमी संस्कृति को हम अपनाते, उस तरीके के जो अभिनय का जो पार्ट है रियली में, वो पूरी तरीके से देखने को नहीं मिल पा रहा है। जो अभिनय पहले हुआ करता था दिलीप कुमार के समय, या और जो अब वो अभिनय, अब तो कैसे एकदम फिल्में बन रही हैं, उस फिल्मों को, ये फिल्में क्या इस दौर की सही फिल्में हैं या इसमें कुछ कमियां हैं? देखिए, फिल्म जो होती है वो समाज का आईना होती है। बेसिकली समाज में जो हैपनिंग्स होती हैं, जो बातें होती हैं, उन्हीं को दर्शाया जाता है, उन्हीं को राइटर लेके उनसे प्रोत्साहित होकर फिल्में लिखता है, सब्जेक्ट लिखता है। लेकिन मेरा मानना है ये कि जो हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, ये बहुत गूढ़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कितना भी हम पाश्चात्य कल्चर की तरफ जाएं या उसकी तरफ जाएं, लेकिन हमें लौट के यहीं आना होता है। और अगर लंबा दौर है तो उन्हीं चीज़ों का है जो हमेशा से रही हैं। हमारी परंपराएं हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे जीवन मूल्य हैं, जो मुझे नहीं लगता कोई दुनिया का कोई और ऐसा संस्कृति या सभ्यता होगी जो इसको हावी कभी कर पाएगी। ये थोड़ा टेम्परेरी फेज़ होता है, थोड़े कुछ लोग उत्तेजित होकर कुछ ऐसी फिल्में बनाते हैं। मेरा मानना ये है कि फिल्में जो है मास मीडिया है बेसिकली, और ये संदेश देने का, अपनी बात कहने का सबसे खूबसूरत पहलू है। आप देखिएगा भी कुछ फिल्में जो एक्सपेरिमेंटल बनती हैं, वो बनाएं, अच्छी बात है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं कि भाई किसी राइटर को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ। जैसे आप खाने की भी बात करें तो आप अलग अलग टेस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा स्टेबल खाना है वो वही है जो वर्षों से चला आ रहा है। वही दाल चावल, वही रोटी। आप 4 दिन थोड़ा चाइनीज़ खाएंगे लेकिन फिर लौट के आप उसी पे आ जाते हैं। इसी तरह संस्कृति और सभ्यता की भी बात होती है। ये हमारे खून में है बेसिकली। और मैं तो बड़ा प्राउडली फील करता हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ऐसी विचारधारा से बिलोंग करता है जिसमें भारतीयता है, जिसमें इस धरती से बाहर निकलती हुई जो खुशबू है वो है उसमें। एक पारंपरिक पार्टी है, कैडर बेस्ड है। आप काम करके दिखाइए, आपको ज़रूर कुछ मिलेगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग मांगते रहते हैं उनको कभी कुछ नहीं मिलता। यहाँ बिन मांगे मिलता है, आपके काम को देखकर मिलता है। बस ये से सबसे खूबसूरत पहलू है। आपको बिना मांगे पोस्ट मिला? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मुझे कहा गया है कि ये जिम्मेदारी आप संभालेंगे। हम एक छोटा सा विराम लेंगे। एक छोटा सा विराम। हमारे साथ चौहान जी, गजेंद्र चौहान जी, युधिष्ठिर जी बैठे हुए हैं। कि सब एक बात आती है कि पॉप सिंगर बहुत जल्दी यूथ में फेमस हो जा रहा है, लेकिन एक
कल्चरल सिंगर, एक संगीतकार होते हैं, अच्छे सांस्कृतिक साहित्यकार, वो नहीं उभर पाते। इसमें क्या कमियां हैं, हम जानेंगे गजेंद्र जी से एक छोटे से विराम के बाद।